Assalamualaikum student, how are you? Now we are going to start a new chapter, chapter 8, electrochemistry. Electrochemistry, first topic is electrolyte, a substance that can conduct electricity when they are in molten state or aqueous solution and undergo chemical changes. Examples: solution of salt in water, sodium, for example sodium chloride solution, solution of acid in water, for example aqueous hydrochloric acid, solution of alkaline water, for example aqueous sodium hydroxide. बेटा ये जो एक्वा है, एक्वा मीन्स वाटर। एक्वा सोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्ट को या एसिड को या अल्कली या बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्वा सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन ये है कि ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके अंदर फ्री मूविंग आयंस होते हैं। इन फ्री मूविंग आयन की वजह से इनमें कंडक्टेंस शो करते हैं ये और करंट पास हो जाता है। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट substance that cannot conduct electricity either in molten state or aqueous solution. For example, non-electrolytes cannot conduct electricity in molten state. इसका मतलब ये है कि electrolytes तो लिक्विड फॉर्म में है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, लेकिन इनके अंदर कोई फ्री मूविंग आयंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कंडक्टेंस शो नहीं करते और इसमें से करंट पास नहीं होता। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। शुगर के अंदर आयंस नहीं होते, तो जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें भी आयंस अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट जो अब हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Learning objective: students will be able to define and explain Faraday's first and second law of electrolysis and solve the numerical problems. Faraday's first law of electrolysis: the mass of an element liberated on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity which passes through the solution of an electrolyte. Explanation: if m is the mass or amount of a substance deposited or liberated, and I is the current in ampere which passes 40 seconds, according to the law, m is directly proportional the product of I and T. इसके मीनिंग ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक NaCl सॉल्ट लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, उस लिक्विड फॉर्म में से जब हम करंट पास करेंगे तो हम करंट की जितनी ज्यादा क्वांटिटी पास करेंगे और जितनी ज्यादा टाइम में पास करेंगे, इतना ही ज्यादा सोडियम का मास और क्लोरीन का मास अपने रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिलेशन है जो मास डिपॉजिट होता है और जितना के हम करंट इसमें से पास करते हैं। और m इज इक्वल टू z I and t। अब z क्या है? z यहाँ पे कांस्टेंट है, where z is a constant which is called electrochemical equivalent of the substance. If 1 ampere of current is passed for 1 second, then m is equal to z. This means when 1 ampere of current is passed for 1 second, then the mass or amount of the substance deposited or liberated is exactly equal to its electrochemical equivalent. The unit of the quantity of electricity is called coulombs. Coulombs is the quantity of electricity passed when 1 ampere electric current passes for 1 second. If Q is the quantity of electricity, then according to the Faraday's first law, Q is equal to I dot T. The larger unit of the quantity of electricity is called Faraday. 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. अब ये Faraday है क्या? ठीक है, एक बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि एम्पियर क्या है और Faraday क्या है। एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, Faraday यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एम्पियर को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम्स या फैराडे। फैराडे को हम कूलम्स में या कूलम्स को हम फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं वो क्या है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कॉलम्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड when one column of electric charge is passed through an electrolyte. It is denoted by Z, and in SI stand for System International. In SI unit, it is expressed in kilograms per columns. Now we are going to start Faraday's second law of electrolysis. Faraday's laws are very useful for the determination of chemical equivalents of different electrolytes. Its usefulness is evident from second law. According to the second law of Faraday, the masses of different substances deposited or liberated when same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series are proportional to their chemical equivalent masses. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले आपको अंडरस्टैंड करने हैं। पहले तो ये है कि मास क्या है और इक्विवेलेंट मास क्या है, एक बेसिक डिफरेंस आपको ये मालूम होना चाहिए। और एक ये कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट जो है वो किस सेंस में यूज किया गया है, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कंसीडर 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, copper sulfate CuSO4 and aluminum nitrate in their aqueous solution connected in series. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने कंसीडर किया है और इनके एक्वा सॉल्यूशंस जो हैं वो हमने लिए हैं। फर्स्ट बीकर में सिल्वर नाइट्रेट है, सेकंड में कॉपर सल्फेट है और थर्ड में एल्युमिनियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ये कहता है कि हम अगर इसमें से 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट यानी अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो आप यहाँ पे जितनी सिल्वर की अमाउंट डिपॉजिट होगी, इसके बाद यहाँ पे जितनी कॉपर की अमाउंट डिपॉजिट होगी और यहाँ पे जितनी एल्युमिनियम की अमाउंट डिपॉजिट होगी, उसकी अमाउंट जो है वो इक्वल होगी उसके केमिकल इक्विवेलेंट के। अच्छा, आप किस तरह से इसको इस तरह समझ लें कि सिल्वर का जो मास है वो 108 ग्राम होता है। ठीक है, एटॉमिक मास। इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। उसकी वैलेंसी 1 होती है तो 108 इसका इक्विवेलेंट मास भी होगा, इसका एटॉमिक मास भी होगा। अच्छा, कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी है 2, तो कॉपर का अपना मास तो 63.5 एटॉमिक मास, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31.75, यानी कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या है, 31.75। अब आ जाए एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम का अपना एटॉमिक मास 27 है, लेकिन एल्युमिनियम नाइट्रेट में एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3। जब हम इसके एटॉमिक मास को इसके वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हम इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर से हम 1 फैराडे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे, तो इसमें आपके पास जो सिल्वर की अमाउंट आएगी वो 108 ग्राम आएगी, कॉपर की अमाउंट आएगी 31.75 और एल्युमिनियम की आएगी 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 ग्राम। इसका मतलब ये है कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो किसके इक्वल है, वो इक्विवेलेंट मास के इक्वल है। तो अभी जो हमने समझाया था इक्विवेलेंट मास होता क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। इसको बेटा जरा समझ लो अच्छी तरह से। फॉर एग्जांपल सिल्वर का मास था, एटॉमिक मास कितना था 108, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की वैलेंसी है 1, तो उसको वैलेंसी यानी 108 को 1 से डिवाइड करेंगे
तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास भी कितना ही होगा, 108 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। The current of 96500 columns is called 1 Faraday. ये कन्वर्जन फैक्टर है जो अभी हमने आपको समझाया था। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड एक्सप्लेन Faraday's first and second law of electrolysis.